आगे टॉपिक ट्री सॉल्यूशन के बारे में बताया ना, होमोजीनियस सॉल्यूशन। बड़ी सारी इसकी प्रॉपर्टी हमने लिखाई थी, एग्जाम्पल भी इसके लिखाए थे। हैं? हाँ जो होमोजीनियस के अंदर बनाई थी हमने, प्योर सब्सटेंस की बनाई थी। अब ये देखो, हमने ये भी सॉल्यूशन के अंदर इसको बोला था ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, दो चीज़ का बना होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्यूट के हिसाब से ही सॉल्यूशन को अलग अलग बांटा गया है। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो वो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, किसके सॉल्यूट? इसका। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लाइट को स्कैटर नहीं करता है। इसको हम नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते इनके पार्टिकल को। तो हम कैसे देखेंगे? इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, बढ़िया वाली, तभी हम इसके पार्टिकल को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने पिछली बार होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर सारी लिखाई थी। ठीक है, अब देखो, हमने बोला था कि इस कितना सॉल्यूट इसके अंदर मिलाया हुआ है उसकी अमाउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? उस अमाउंट को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैसे लिखेंगे इसे? अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम और 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको कंसंट्रेशन को 3-4 चीज़ों में हम निकालते हैं। फॉर्मूला है इसका बाकायदा, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अच्छा, इससे पहले मैंने ये भी बोला था आपको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बताया था। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन ना वो अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड होता है इसमें नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है ना, मतलब अगर हमने किसी के अंदर सैचुरेटेड बना दिया तो फिर हम और ज़्यादा क्वांटिटी उसमें सॉल्यूट की डिजॉल्व नहीं कर सकते। जैसे अगर 20 डिग्री सेल्सियस, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमने 100 ml वाटर ले लिया और उसमें मान लो 40 ग्राम हमने नमक मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, कितने डिग्री सेल्सियस पर? मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो अब अगर और ये सैचुरेटेड बन गया, क्या बन गया? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो अब अगर और साल्ट इसके अंदर मिलाओगे इतने डिग्री सेल्सियस पर, तो आप जितना मिला रहे हो उतना ही क्या हो जाएगा? वो नीचे क्रिस्टलाइज हो जाएगा, बैठ जाएगा, वो और डिजॉल्व नहीं हो सकता। आपको पता है सॉल्ट, आपने कभी देखा है पानी, गिलास को पानी से भर लो पूरा अप टू ब्रिम, ठीक है, और उसके अंदर नमक मिलाओ, क्या पानी बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। फिर कहाँ गया नमक? कहाँ गया? क्योंकि स्पेस तो उसके अंदर भी होता है। भाई पानी के अंदर गया तो डाला तो सही है ना, इवेपोरेट कैसे हो जाएगा? पानी कैसे इवेपोरेट हो जाएगा? तो डिजॉल्व हुआ है लेकिन स्पेस तो होता है उसमें, ऑक्यूपाई करता है, स्पेस नहीं करता, फिर वो कहाँ गया?
तो इसका आंसर है कि जितने भी मैटर होते हैं ना, उनकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं, 3-4। क्या क्या? एक तो हमेशा मूव करते हैं, वो मोशन में होते हैं पार्टिकल इसके मैटर के। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है हमेशा, आपस में क्या करते हैं तो एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं। एक क्या होता है कि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, दे हैव अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। तो जो वाटर के पार्टिकल हैं वो आप ये मान के चलो कि वो ऐसे हैं, इस तरीके से चिपके चिपके नहीं होता, कभी चिपके चिपके तो कोई होता ही नहीं है, कुछ न कुछ तो गैप, अगर हम चिपका भी देंगे तो भी क्या बनेगा, यहाँ पर गैप बन ही गया। सॉलिड में ऐसी इस तरह की वो होती है, लेकिन सॉलिड के अंदर भी क्या होता है, गैप हो ही जाता है। और लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा गैप होता है। तो अगर आप नमक डालोगे उसके अंदर तो क्या होगा कि जो पार्टिकल है ना सॉल्ट के, वो कहाँ चले जाएंगे, ये जो स्पेस है ना बीच बिटवीन द, यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। इतना लेट बेटा, यहाँ पर फंस जाएंगे, ये ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रैप होने का मतलब क्या है, ये जब यहाँ ट्रैप हो गए तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड एज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। तो आप समझो कि जितना पार्टिकल डालते जाओगे इसके अंदर, जब सारा स्पेस भर जाएगा फिर कहाँ जाएगा पार्टिकल, फिर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, जितना मैक्सिमम स्पेस था वो सारा आ गया। तो जिस समय पर सारे स्पेस फिलअप हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ रहे हो? फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ जाएगा स्पेस, फिर पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप एक बात बताओ, बस में 3-3 की सीट हैं, ज़्यादा ज़्यादा 4-4 बिठा दोगे, समझ रहे हो, उससे ज़्यादा थोड़ी बिठा सकते हो। और ठूंसने लगोगे तो क्या होगा, बाहर ही आ जाएंगे या उधर से निकलते जाएंगे पीछे साइड से। ठीक है, जब जितना भी स्पेस था वो सारा सॉल्ट के पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ नहीं होगा, नीचे बैठता जाएगा, यहाँ पर आता जाएगा नमक। वो तो पहले गायब होगा ना जब स्पेस था, जब तक स्पेस था तब तक तो फिलअप होता रहेगा ना भाई। वो सैचुरेटेड बनने के बाद में फिर लेवल बढ़ेगा पानी का ऊपर, क्योंकि नीचे सॉल्ट आता जाएगा, ऊपर क्या होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जिस समय पर नीचे, हम कैसे देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, हमें कैसे पता चलेगा भाई कि सैचुरेटेड बन गया वो, हमें यहीं से पता चलेगा कि व्हेन नो मोर क्वांटिटी डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, तो वो सैचुरेटेड बनता है। और नो मोर क्वांटिटी का कैसे पता चलेंगे कि हम डिजॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि कहीं नीचे तो नहीं जमा हो रहा, फिर वो और ज़्यादा तो नहीं जमा कर रहे। समझ रहे हो? कई बार चाशनी बनाते हैं ना, तुमने शायद देखी हो, तो आप चीनी पानी डालते हैं हम, कई बार पानी डालोगे और उसके बाद वो क्रिस्टल्स बनते रहेंगे, वो घुलेगी नहीं चीनी, आप जितना मर्जी उसको हीट कर लोगे, क्योंकि स्पेस ही नहीं था पानी के अंदर, सारा शुगर ने ले लिया, अब क्या होगा, वो ख़त्म। ऐसे ही यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस जब भर जाता है उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिस टेम्परेचर पर और हम उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन सोचो अगर इसे हीट कर दें, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दें, तो जो पार्टिकल है ना वो थोड़े थोड़े क्या हो जाएगा, दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो स्पेस और बढ़ जाएगा। कई बार होता है ना, बस चल रही होती है, पहले तो ऐसा लगेगा एक दूसरे के ऊपर पड़े, लेकिन बस चल रही होती है तो सारे भिज जाते हैं और इतना स्पेस आगे हो जाता है, होता है ना। ठीक है, फिर तो 3 की बजाय 4 ही बैठ जाते हैं सीट पर। तो जब क्या नाम है, हम हीट करते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं। दूर चले जाते हैं तो और सॉल्ट क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उस तरह के सॉल्यूशन कौन सा बन जाता है, वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में यही फ़र्क है।
मोर क्वांटिटी कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इन सॉल्यूशन, तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। मैं नो मोर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व, सॉरी उल्टा बोल दिया, वेर मोर क्वांटिटी डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्यूशन, तो वो अनसैचुरेटेड होगा। और नो मोर क्वांटिटी डिजॉल्व कर सकते हैं हम, तो वो सैचुरेटेड होगा। तो हीट करने पर अगर किसी कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं हीट करने पर उस गिवन सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर आ जाए ना व्हाट हैपन द सॉल्युबिलिटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। एक ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, मैं समझाता हूँ उसको, हमारे सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही है। ये इधर है सॉल्युबिलिटी, इधर है टेम्परेचर, और एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ क्या है, ऐसे। ऐसे ये ए है और ए बी है। देखो निकालो एक बार एनसीईआरटी, वो ले लो एनसीईआरटी, रितिका। अरे तो मोबाइल में क्या देखोगे, ज़रा छोटा छोटा, जब रखी हुई है तो ले लो फिर। चलो कोई नहीं। तो अब ये ग्राफ निकाल लिया तुमने, तुम नहीं लेके आई, ग्राफ निकाल लिया ये, ठीक है। अब ये देखो, ये ए था, ये बी था, ये सॉल्युबिलिटी, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इसमें, ए वाले की, बी वाले की? क्यों? ए वाले की ज़्यादा है। भाई आप मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे भी इतना सारा डिजॉल्व हो गया, या मान लो अगर मैं यहाँ 10 कितना टेम्परेचर लिखा है इस पॉइंट पर, 0 लिखा हुआ, फिर 50 का है, 10, 20, 30, 50, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं। और यहाँ पर कितना है अमाउंट, ये है 50। अब समझो इतना घुल गया, 0 पे भी इतना सारा घुला हुआ है उसमें, इसका तो कुछ भी नहीं है, जरा सी अमाउंट है ही नहीं। लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी इसकी भी बढ़ रही है, लेकिन किसकी ज़्यादा बढ़ रही है, ए वाले की ज़्यादा बढ़ रही है। समझ रहे हो? तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन किसी की ज़्यादा बढ़ेगी, किसी की कम बढ़ेगी। एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। आप समझो ना, नमक मिलाओगे पानी के अंदर अलग सॉल्युबिलिटी होगी, चौक मिलाओगे अलग होगी, इंक मिलाओगे अलग मिलेगी, शुगर मिलाओगे अलग होगी। सबकी एक जैसी सॉल्युबिलिटी नहीं होती, सबका जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग है। समझ रहे हो? अब एक बात देखो इसके अंदर, ये हमने क्या किया, यहाँ पर 80 डिग्री का हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। इसको 60 तक ठंडा कर दिया, 60 तक। तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूँ, अगर बाय चांस हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो हमने बना दिया, ठंडा करेंगे तो क्या होगा फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का? इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल डाउन देन व्हाट हैपन? ठंडा करने से और चीज़ डिजॉल्व हो जाएंगी, बताओ हैं? क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, नहीं सब में होते हैं जो डिजॉल्व है। सोचो कैसे होंगे, मैं बताता हूँ। जो कल बेटा हो गया सारा पेपर, ये नहीं हुआ, कंप्लीट करो यहाँ पे फिर पूरा। देखो क्या है, मान लो 50 डिग्री पे सैचुरेट से बन गया,
और 50 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका सॉल्ट था, हमने 100 मिलीलीटर वाटर बनाया और इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया और 35 ग्राम इसके अंदर क्या है, सॉल्ट मिला हुआ है मैक्सिमम। कितने डिग्री सेल्सियस पर? मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसी के अंदर अगर हम इसको 30 कर देते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाता है मान लो 25, मैक्सिमम 25 ग्राम डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये सॉल्यूशन बनाया और ये बनाने के बाद इतना कर दिया, तो क्या होगा सॉल्यूशन का? क्या वो अनसैचुरेटेड होगा या सैचुरेटेड होगा? क्या हो सकता है? वो सैचुरेटेड ही रहेगा ना, सैचुरेटेड ही रहेगा। कैसे रहेगा बताता हूँ। 35 ग्राम था यहाँ पर, 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना ग्राम था? 25 ग्राम था। जब हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया तो एक्स्ट्रा कितना हो गया इसमें? 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होगा? 10 ग्राम बॉटम में आ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा और जितना मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है वो यहाँ पर रहेगा। 35 ग्राम था 70 पर, 25 ग्राम था 30 पर। अब जब 70 से हमने 30 पर कर दिया तो जो 10 ग्राम जो सॉल्ट डिजॉल्व था वो तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, लेकिन अभी भी तो सॉल्यूशन में 25 ग्राम जो डिजॉल्व है और 25 ग्राम में तो सैचुरेटेड हो जाता है वो। समझ रहे हो? तो क्या होगा क्वेश्चन अगर आ जाए, व्हाट हैपन व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल डाउन, तो क्या आंसर होगा? इट विल रिमेन्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, it will remains saturated solution. The extra amount of the solute will crystallize at the bottom. समझ रहे? एक्स्ट्रा मतलब जैसे 10 ग्राम था ना इसमें, वो क्या हो जाएगा? बॉटम के अंदर क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इट विल रिमेन्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विल क्रिस्टलाइज एट द बॉटम। लेकिन अगर हीट करेंगे हम इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर क्वांटिटी कैन बी डिजॉल्व, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीज, solubility will increase on heating, or on cool down solubility will decrease. समझ में आया? कूल करने पर solubility डिक्रीज हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर ही है, अब इसमें क्वेश्चन है कि अगर ए और बी सॉल्यूशन को हम 80 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर देते हैं तो हुज अमाउंट विल मोर अमाउंट विल क्रिस्टलाइज। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, आगे देखो, आगे पलटो। अब यहाँ देखो नीचे ब्लू बॉक्स में मोर टू नीचे वाले, इधर 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 साइड में ये जो क्वेश्चन है ना, ऊपर जो पिंक कलर है क्या है, ये जो इसके नीचे वाला देखो, हाँ क्या लिखा हुआ है इसमें? बताओ कौन सा ए और बी में से ज़्यादा अमाउंट क्रिस्टलाइज करेगा? ए करेगा। क्यों? देखो इसकी अमाउंट यहाँ तक थी और इसकी अमाउंट यहाँ तक, इतना सारा क्या हो गया, अमाउंट का डिफरेंस आ गया। ये देखो ये अमाउंट यहाँ पर और ये सिर्फ इतना सा है, काउंट करो, उसमें ग्राम भी देख सकते हो, उसमें तो लिखा भी हुआ है कितने कितने ग्राम में कहाँ पर आ रहा है। हाँ यही ग्राफ है, ऊपर वाला देखो 80 पे कितने ग्राम था और 60 पे कितने ग्राम था? 60 पे कितने ग्राम है? हाँ तो माइनस करो फिर भाई, ये देखो 80 पे कितने ग्राम है यहाँ पर, और फिर 60 पे देखो कितने ग्राम है, माइनस करो, फिर यहाँ पे देखो 80 पे कितने ग्राम है नीचे वाला,
हाँ, मतलब हमें दिख तो रहा है ना कि कौन सा ज़्यादा क्रिस्टलाइज करेगा, कौन सा कम क्रिस्टलाइज करेगा। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो कूल करने पर ज़्यादा अमाउंट क्रिस्टलाइज भी करेगा वो। समझ में आ गया ये? ठीक है। लेकिन हम ये जो सॉल्युबिलिटी निकालेंगे कैसे, इस सॉल्युबिलिटी को निकालने की टर्म को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन किया था अभी हमने, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। कंसंट्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन किसमें, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is present in 100 gram of solution is called concentration। ठीक है। अब क्या होता है, जिस जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है ना, ये कई तरह से निकाली जाती है। क्या फॉर्मूला तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपके कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसका फॉर्मूला हो गया, ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखी है। अब अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ग्राम में भी लिख सकते हैं और वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं। ग्राम में भी और वॉल्यूम में। वॉल्यूम में का मतलब मिलीलीटर, लीटर, ऐसे वॉल्यूम होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी सॉल्यूशन को भी हम कैसे में लिख सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं और वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे कि ये एक होता है W/W, वेट बाई वेट, मतलब ग्राम बाई ग्राम, मतलब ये भी ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका कंसंट्रेशन का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन। ट्वेंटी ग्राम सॉल्ट, 20 ग्राम salt is dissolved in 100 gram of water. Twenty gram of salt is dissolved in 100 gram of water. Find the solubility or find the concentration of the solution. Find the concentration of the solution. आ जाना किसी ने कल, क्या कल आ जाना जल्दी। तीन से 5। तो कैसे निकालेंगे हम, सॉल्यूट अमाउंट कितनी है, 20 ग्राम। सॉल्वेंट अमाउंट कितनी है, सॉल्वेंट यानी वाटर
100 ग्राम। लेकिन हमें तो नीचे क्या चाहिए, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100 प्लस 20 यानी कितना आ गया, 120 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ, ये फॉर्मूला डालोगे तो 20 अपॉन में 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार, 6 से कट जाएगा 3 बार, ये 50 बार, तो ये हो जाएगा कितना, 16.33%। ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद कई बार क्या होता है कि ये आपका सॉल्यूट है ना, ये वॉल्यूम में होता है, ये ग्राम में होता है, और ये वॉल्यूम में होता है, ये ग्राम में और ये, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं W अपॉन में V। क्या कहेंगे, W अपॉन में V। W का मतलब होता है वेट, वेट इन ग्राम। ठीक है, अब ये देखो इसमें W/V लिखा है या M/V लिखा है कंसंट्रेशन में, पीछे पीछे और पीछे कंसंट्रेशन शुरू में दे रखी है। हाँ देखो यहाँ लिखा होगा ना, ये ऊपर लिखा है W/V लिखा है ना, M/V या W, मैं वही तो कह रहा ना किस में लिखी हुई है। तो M/M मास मतलब दोनों मास MM में लेने, और यहाँ पर क्या है, दोनों एक मास में लेना और एक क्या लेना है, वॉल्यूम में लेना। ठीक है, जैसे लिखो 30 ग्राम sugar is dissolved in 120 milliliter of water। 120 milliliter of water। ठीक है, find the concentration of sugar is dissolved in 120 milliliter of water. Find the concentration of solution। ठीक है, अज्यूमिंग नीचे लिख दो, अज्यूमिंग 1 ग्राम of water is equal 1 milliliter। ठीक है, तो फाइंड द सॉल्युबिलिटी वो लिख दी ना ऊपर, और इन लिख देना, इन W/V। सॉल्युबिलिटी निकालनी है W/V फॉर्म में। W मतलब मास बाई, और V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चंस, क्योंकि हमें सॉल्यूशन की मोल लेनी पड़ेगी ना। इसको काट दो, दोबारा बोलता हूँ, दोनों को ही हमें उसमें लेना पड़ेगा। इसमें लिखो दोबारा 30 ग्राम ऑफ sugar, 30 ग्राम ऑफ sugar, it is dissolved in 30 ग्राम ऑफ sugar is dissolved in water, dissolved in water to make a solution of
टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 150 मिलीलीटर, टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 150 मिलीलीटर, फाइंड द concentration of solution in WYV, in WYV। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें हमने सब कुछ दे दिया, अब इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने सीधा सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये वाला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो क्या हो जाएगा? जैसे ये कितना दे रखा है, 30 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 150 मिलीलीटर हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? 30/150 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, तो 20% क्या आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन होगी क्या होगी? M/V, मास बाई वॉल्यूम। अब ऐसी, हाँ यहाँ लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा। अब V/V यानी दोनों को ही किस में करना है? हमें वॉल्यूम में करना है। ठीक है, तो उसका भी न्यूमेरिकल लिख लो इसको, यानी दोनों ही वॉल्यूम में होंगे तुम्हारे। ठीक है, तो लिखो 50 ml ऑफ एसीटोन, 50 ml ऑफ एसीटोन, ACETONE, 50 ml ऑफ एसीटोन इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ 200 ml ऑफ एल्कोहल। फाइंड द solubility of the solution in V/V, find the solubility of the solution in V/V। कैसे निकालेंगे? कि अब हमने क्या है, सब कुछ वॉल्यूम में दिया है। पता है ना एसीटोन क्या होता है? क्या होता है एसीटोन? हैं? ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह की आपकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, M/M, M/V और V/V। ठीक है, इस 3 पर ही बेस्ड क्या है तुम्हारे न्यूमेरिकल है। तो कंसंट्रेशन समझ में आ गया आपको कैसे निकालना है, और थोड़े न्यूमेरिकल बाद में इसके कराएंगे हम। ठीक है, अब क्योंकि अभी हम कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर? ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होता है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा होता है इसमें? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब हमें नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिली हुई है, बिल्कुल एक जैसा हमें पूरा सॉल्यूशन दिखाई देगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस होमोजीनियस मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे करेंगे, समझ रहे हो? चाहे वो आपको अभी हमने जो ये बोला हुआ है, कौन सा बोला हुआ है, एसीटोन और एल्कोहल, ये भी तो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? चाहे हमने पीछे सॉल्ट और वाटर बोला था, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको कैसे सेपरेट करेंगे, समझ रहे हो?
या फिर मान लो जैसे कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का क्रिस्टल्स होता है, वो भी इम्प्योर क्रिस्टल होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ कैसे हटाएंगे। आप हम घर पर इतना ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं, क्या नमक जो हम खाते हैं एज इट इज़ फॉर्म में सी वाटर से निकल के आता है? नहीं आता। तो प्यूरिफाई कैसे करते हैं हम इसे? और जितने भी ये सॉल्यूशन है, ये सारे कौन से सॉल्यूशन है? ये होमोजीनियस मिक्सचर, सारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेथड होते हैं इन सभी के। इनमें एक मेथड होता है क्रिस्टलाइजेशन, एक मेथड होता है इवेपोरेशन, एक मेथड होता है डिस्टिलेशन, एक मेथड होता है क्रोमेटोग्राफी, एक मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे कई सारे मेथड हैं सेपरेशन के। इसमें सबसे पहला जो आपके इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में, क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? From forming crystals from saturated solutions. हाँ, मतलब obtaining a pure crystals फ्रॉम इम्प्योर सब्सटेंस, ऐसे मान सकते हैं। इम्प्योर से प्योर फॉर्म करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, obtaining pure crystals from impure crystals is called crystallization। ठीक है, शायद आपको कभी कराया स्कूल में क्रिस्टलाइजेशन का मेथड, 8th में कराया हो, 7th में कराया हो। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, इनके बैग के कलर है ना जी, जीविका का जो बैग है इस तरह का कलर होता है कॉपर सल्फेट का। कैसे सेपरेट करते हैं? क्या करेंगे हम? पहले इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लेंगे हम। एक बीकर लेंगे और इस बीकर के अंदर वाटर लेंगे। ठीक है, और इसमें डिजोल्व कर देंगे। क्या डिजोल्व कर देंगे? कॉपर सल्फेट। अब इसके एक और चीज़, हम ऐसा सेटअप बनाते हैं यहाँ पर। ये ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया, ये गेज ले ली, क्या कहते हैं इसे? आयरन गेज, जो छलनी वाली वो नहीं होती, नीचे रखते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे, है वायर गेज। इसके ऊपर ये चाइना डिश, समझते हो ना? ये चाइना डिश खाने वाली नहीं होती, आप इंडियन डिश की तरह समझ लो। ठीक है, सेरेमिक की बनी होती है, मत खा लेना इसे। यहाँ पे रखते हैं हम क्या? बर्नर। इसलिए 2.5 ग्राम भी बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, जिससे कि अगर आ जाए मेथड तो आप इस तरह से बना सको। अरे बन जा भाई। इसमें हम क्या करेंगे? वाटर ले लेंगे और उसके अंदर कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करते जाएंगे, हीट करेंगे, डिजोल्व करते जाएंगे। ठीक है, जब ये डिजोल्व कर देंगे काफ़ी हद तक, तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। ठीक है, हम देख लेंगे कि भाई नीचे जमा होता जा रहा है सब्सटेंस, अब उससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो रहा। पता है एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे अगर किसी सब्सटेंस को हीट करो, मान लो सॉल्यूशन को हीट करो, तो उसमें और हम सॉल्यूट मिला सकते हैं।
वो अनसैचुरेटेड हो जाता है हीट करने पर, क्योंकि पार्टिकल क्या है दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन भाई कितने दूर जाएंगे, एक लिमिट भी तो होगी दूर जाने की, समझ रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, आप जितना मर्जी हीट कर लो वो दूर नहीं जाएंगे, यानी फर्दर हीटिंग पे भी और क्वांटिटी हम उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते। उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इवन ऑन फर्दर हीटिंग इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मान लो हमने देख लिया इसको हीट कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि भाई इसके और सॉल्यूट इसके अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकते, हटा दो इसे। हाँ, बिल्कुल नहीं डिजॉल्व होगा, नहीं डिजॉल्व होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसी चाइना डिश को नीचे उतारा और नीचे उतारने के बाद में इस सॉल्यूशन को या तो इसी के अंदर रहने दो या फिर आप उसके अंदर ग्लास जार के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, और कम से कम 24 घंटे के लिए आपको रखना पड़ेगा इसे ठंडा करने के लिए। अगले दिन, जैसे अभी आज हमने ये बनाया, तो अगले दिन हम क्या करते हैं, इसे देखते हैं। आप जब अगले दिन देखोगे तो क्या होगा, इस बॉटम के अंदर बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल से बिल्कुल जमा, बिल्कुल ऐसे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। डिजॉल्व यहाँ नहीं मिलेंगे, इसके अंदर चिपके हुए मिलेंगे आपको ब्लू कलर। ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था, अब होगा क्या, प्योर, ये प्योर फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी उसके अंदर, वो सारी की सारी इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, जब हम इसको गर्म करते हैं ना, तो इसको फ़िल्टर भी करते हैं। फ़िल्टर किस लिए करते हैं, क्योंकि जो डिजॉल्व नहीं होगी मिट्टी, धूल मिट्टी जो भी चीज़ होगी वो भी क्या हो जाएगी, उस फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग हो जाएगी। इसमें सिर्फ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज रहेंगी। ठीक है ना, तो सॉल्यूबल इम्प्योरिटी रहेंगी, वो यहाँ पर रहेंगी। तो अब यहाँ पर जो हमने कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, उसको जब ठंडा किया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। मैंने क्या बताया था पीछे तुम्हें, कि अगर किसी सॉल्यूशन को हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसको ठंडा कर दोगे तो क्या होगा, वो पीछे बोला था ना, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी। बोला था ना। सर, तो अगर जैसे हमने फिल्ट्रेशन नहीं करी तो क्रिस्टल्स तब भी फॉर्म होंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत धूल मिट्टी के जो पार्टिकल हैं वो उसके साथ बैठ जाएं या कुछ हो जाए, ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम जो इनसॉल्यूबल वाली इम्प्योरिटीज होती है ना, जो डिजॉल्व नहीं होती हैं, वो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं। समझ रहे? तो यहाँ पर ये जो मिलेंगे सॉल्यूशन, ये डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी और कम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई उसकी। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक था हमने ये सॉल्यूशन बनाया था, रूम टेम्परेचर 25 रह गया, तो जो 25 डिग्री सेल्सियस तक जितनी सॉल्युबिलिटी होगी, उतने से ज़्यादा जितना भी क्रिस्टल डिजॉल्व था वो सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा आपका। और ये प्योर क्रिस्टल होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉपर सल्फेट होगा आपका। आप समझो, ये मान के चलो, ये हमने सॉल्यूशन बनाया, 200 मिलीलीटर वाटर था, समझ रहे हो, और इसके हमने 100 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दिया। कितना मिला दिया, और सैचुरेट बन गया ये। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया, लेकिन इसका खासियत क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 10 ग्राम ही डिजॉल्व होगा ये चाइना डिश, ये जो कॉपर सल्फेट है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी रहेगी, सिर्फ 10 ग्राम। कॉपर सल्फेट कितना डिजॉल्व होगा इसके अंदर, सिर्फ
10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम होगा है, ये मैंने बोला है 100 डिग्री सेल्सियस पर ये सॉल्युबिलिटी है और 25 डिग्री सेल्सियस पर ये सॉल्युबिलिटी है। हमने सॉल्यूशन तो यहाँ बनाया है ना, गर्म तो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया है, ठंडा हमने 25 तक रूम टेम्परेचर पर कर दिया। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 75 ग्राम का डिफरेंस हो गया, 75 ग्राम का डिफरेंस हो गया, नहीं हो गया? वो 75 ग्राम कहाँ जाएगा? ये जो मोती जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे ना, वो यहाँ जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये प्योर फॉर्म क्रिस्टल होंगे, समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी के हिसाब से क्रिस्टलाइजेशन होती है, ध्यान रखना। हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और लो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो पहले हम हाई टेम्परेचर पर डिजॉल्व करते हैं उस चीज़ को और फिर इसको ठंडा होने के बाद रख देते हैं, तो जितना मैक्स एक्स्ट्रा क्वांटिटी थी वो सारी की सारी क्रिस्टलाइज हो जाएगी। ये मेथड आता है क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। और आपको पता है कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड तो अब है, इंडिया में तो कई हज़ारों सालों से ये इसी मेथड के थ्रू हम नमक यूज़ करते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था? समुद्र से नमक लेके आते थे बिल्कुल इम्प्योर फॉर्म में। क्या होता था उसको, जो हम वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं, वो क्या होता है, हम बड़े बड़े शैलोज बनाते हैं। आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में, कि नमक समुद्र से कैसे निकालते हैं हम। कि पानी भर देते हैं हम गड्ढों के अंदर, बड़े बड़े पिट्स बनाते हैं, समुद्र का पानी उसके अंदर आ जाता है, भर जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट के बाद में क्या होता है, नीचे सॉल्ट बच जाता है। क्या वो सॉल्ट प्योर होता है? ना, वो इम्प्योर सॉल्ट होता है। उसको प्योर किस मेथड्स के थ्रू बनाया जाता है? इस क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है। पुराने टाइम में क्या होता था, उसी सॉल्ट को गर्म करते थे, समझ रहे हो? बड़े बड़े जो बर्तन होते थे उसके अंदर गर्म करते थे, चाहे मिट्टी के बर्तन होते हों चाहे किसी के भी होते हों, जिससे वाटर के अंदर डिजॉल्व करके क्या करते थे, गर्म करते थे उसे। पानी जैसे उड़ता था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता था। फिर उस सॉल्यूशन को क्या करते थे, ठंडा। जब ठंडा करते थे तो उस केस में ऐसा क्रिस्टल्स फॉर्म होते थे जो प्योर सॉल्ट के होते थे। वो उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती थी, कि इम्प्योरिटीज़ तो किसके अंदर हो गई, आपकी वाटर में डिजॉल्व हो गई, समझ रहे हो? लेकिन वो प्योर क्यों नहीं था समुद्र के अंदर? भाई मिट्टी वगैरह थी बड़ी सारी उसके अंदर, तो मिट्टी थोड़ी उड़ के चली जाएगी सन की उसमें। इवेपोरेशन जो मेथड होता है बताएंगे आगे को, इवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है, प्योर किस फॉर्म से होता है? क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो ये मेथड जो यूज होता था सॉल्ट को, इम्प्योर सॉल्ट को प्योर सॉल्ट बनाने के लिए भी। आज तो ऑब्वियसली टाटा सॉल्ट आता है, जितने भी सॉल्ट आते हैं, ये इनको कई बार क्रिस्टलाइज किया जाता है तब जा करके प्योर बनता है। ये बिल्कुल 100% क्रिस्टलाइज होता है ये बार। अदरवाइज रॉ सॉल्ट में तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, समझ रहे हो? आपने वो वाला नमक देखा है जो ब्राउन कलर का सा होता है? सौंधा नमक भी बड़े बड़े वो होते हैं इसमें वो आपका डायरेक्ट उसको हम माइंस करके लाते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज होती है। और जो ब्राउन कलर होता है वो इम्प्योरिटीज के कारण होता है उसमें। और जो ये वाला जो नमक होता है, वैसे वाला जो ख़रीद के लाते हो, ये भी ऐसा ही होता है। बड़े बड़े वो होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं इसके। क्रिस्टल जो फॉर्म होंगे तो पत्थर की फॉर्म में ही होंगे, बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे। इसको पीसा जाता है तब ये क्या नाम है हमारे घर तक पहुंचता है इसको, लेकिन होता पूरा सॉलिड फॉर्म में ही, क्रिस्टलाइज फॉर्म होती है इसकी, समझ रहे? तो ये आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड था जिसमें हम प्योर सब्सटेंस से इम्प्योर सब्सटेंस से क्या बनाते हैं, प्योर सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसमें देखो अगर यहाँ पर देखोगे मेथड बता रखा है पीछे, सॉल्यूशन हो गया आपका, परसेंटेज हो गई, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, मेथड ऑफ सेपरेशन द होमोजेनियस मिक्सचर। तो पहला मेथड आपका कौन सा था इसके अंदर? क्रिस्टलाइजेशन मेथड था, ठीक है ना। और ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड एक्टिविटी जो दिखा रखी है कौन सी है आपकी, कौन सी एक्टिविटी है? इसी कॉपर सल्फेट की ही एक्टिविटी है, जो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है।
विट्रियल ब्लू भी कहते हैं, ध्यान रखना इसको। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? विट्रियल ब्लू या ब्लू विट्रियल, ठीक है। लिखा हुआ ना, अगर विट्रियल ब्लू अवेलेबल ना हो तो यू कैन यूज़ द कॉमन सॉल्ट एज अ अल्टरनेटिव। जब भी इस तरह की एक्टिविटी करी जाती है तो वो टीचर के उसमें ही करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वो होता है, क्या नाम है, पॉइजनस होता है, इसलिए कहीं ना कहीं पर नुकसान पहुंचा सकता है। और ये भी ध्यान रखना, जब भी इसको ठंडा किया जाता है ना, तो एक्चुअली धीरे धीरे ठंडा करने पर क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा अच्छी होती है, इसकी बजाय कि आइस कोल्ड कर दो उसे। ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको अनडिस्टर्ब रखा जाता है कम से कम 1 दिन तक, तब जाके ये ढंग से क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन वाला मेथड, एक बार इसके अंदर जो एक्टिविटी है ना, ये थोड़ा सा पढ़ के आना।